दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो हम आपको वर्चुअल दुनिया के सफर पर लिए चलना चाहते हैं, क्योंकि वर्चुअल दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें किसी भी तरीके का कोई दुख, कोई कष्ट नहीं है। सुविधाएं अपरंपार हैं, चकाचौंध भरा जीवन है। जिस भी चीज की इच्छा हो या जिसकी भी लालसा हो, वो झट से आपके सामने मौजूद हो जाती है। और यह सब कुछ भारत में ही मौजूद है। यह कोई सपना नहीं है कि हम आपसे कहेंगे कि आंखें बंद कर लीजिए। जी नहीं, आंखों को खुला रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिस जमीन पर आप चलते हैं आपने महसूस किया है कि बड़ी रुखड़ी जमीन है, बड़ी कटीली जमीन है। नंगे पांव चलते हैं तो पांव में फफोले निकले आते हैं। 2 जून की रोटी के जुगाड़ के लिए पीठ और पेट एक हो जाता है इस देश के भीतर में। और मौजूदा वक्त की जो आर्थिक सामाजिक स्थितियां, उसमें तो जिंदगी और कठिन हो चली है। लेकिन वर्चुअल दुनिया इसी भारत में ही मौजूद है, और इसे और किसी ने नहीं बनाया है, इस देश के सत्ताधारियों ने बनाया है। इन सत्ताधारियों के सामने की जो दुनिया है और उसे जिस रूप में ये सोचते हैं या परोसने की कोशिश करते हैं, वो एक अद्भुत संसार है। वर्चुअल का मतलब अगर सरल शब्दों में आप समझना चाहते हैं तो जब कभी किसी एंकर को न्यूज चैनल पे खबर पढ़ते हुए देखते हैं तो आपने महसूस किया होगा कभी कभी उसके पीछे जो तस्वीर चलती है वह तस्वीर किसी दूसरी दुनिया की होती है। कभी अमेरिका की तस्वीर होगी, कभी स्विट्जरलैंड की तस्वीर होगी, बड़ी शानदार शानदार तस्वीरें चलती हैं। लेकिन एंकर भारत के एक स्टूडियो में मौजूद होता है। पीछे एक एलईडी लगी होती है, उस एलईडी के भीतर में कुछ तस्वीरें फिट कर दी जाती हैं और वो चलने लगती हैं, और उसको देखते हैं और आप महसूस करते हैं, वाह क्या शानदार एंकर दुनिया के सफर पर हमको लिए चल रहा है। तो ऐसी स्थिति, इस देश को चलाने वाले लोग अगर आपके सामने वर्चुअल तरीके से आने लगे और वर्चुअल तरीके से रखने लगे तो आप क्या कहेंगे। इस सफर पर हम आपको लिए चले उससे पहले एक किस्सा हम आपको बतला देते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा है ये, क्योंकि भारत में आजादी के बाद से इस देश के प्रधानमंत्री रईसी से रहते हैं, इसको लेकर आक्षेप शुरुआती दिनों से हुआ है। नेहरू की रईसी कोई छुपी हुई चीज नहीं है। उस वक्त राम मनोहर लोहिया ने सीधे तौर पर देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर यह कह के हमला किया था कि जिस देश के भीतर में 3 आने पर लोगों का गुजारा होता है, वहां पर आप 25,000 रुपए खर्च करते हैं। जी, ये पार्लियामेंट के भीतर की परिस्थितियों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। जब लोहिया पार्लियामेंट के भीतर आए तो उन्होंने एक पॉलिटिकल पर्चा निकाला। उस पर्चे का शीर्षक था 1 दिन के 25,000 रुपए, और वो पर्चा आज हमारी आंखों के सामने है। इस पॉलिटिकल पैम्फलेट में लोहिया ने नेहरू के कुछ खर्चों का जिक्र करते हुए यह दावा किया गया था कि ये खर्चे सरकारी खजाने से खर्च किए जाते हैं। और लोहिया ने उसमें लिखा था, जिस भारत में 70% लोग रोजाना 3 आने से कम पर गुजारा करते हैं, वहां प्रधानमंत्री के ऊपर रोजाना 25,000 रुपए खर्च होना शर्मनाक है। 3 आने का मतलब होता है 1 आने में 4 पैसा, यानी एक तरफ 12 पैसा है और दूसरी तरफ 25,000 का खर्च है। और कई किस्से उस दौर में थे। लेकिन यह तो जिक्र हम आपसे कब का कर रहे हैं, 1950-60 के दौर का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आज तो 2020 की स्थिति है। तो आइए जरा मौजूदा वक्त के वर्चुअल दुनिया को देखने की कोशिश करें, जिसे इस देश के शासक तबका अपने तरीके से जी रहा है। क्योंकि बिहार की रैली जब वर्चुअल रैली हुई तो इस बात का जिक्र कोई नहीं कर पाया कि दरअसल बिहार की रैली में जो 72,000 एलईडी लगाई गई थी, उस पर भी तो कोई खर्चा आया होगा। उस खर्चे को अगर बिहार से जोड़ा जाता तो क्या होता, उसको वहां के श्रमिकों से जोड़ा जाता तो क्या होता, किसी ने जिक्र नहीं किया। लेकिन जरा समझिए, 72,000 एलईडी का मतलब यह होता है लगभग 144 करोड़ रुपया, क्योंकि एक एलईडी का खर्चा तकरीबन 20,000 का होता है। यह सिर्फ एलईडी का खर्चा है, बाकी खर्चों का हम जिक्र नहीं करते हैं। और 144 करोड़ रुपए का मतलब यह है कि जो श्रमिक देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार पहुंचना जाते थे, उनके लिए ट्रेन का भाड़ा था 600 रुपए का, एक एवरेज। अगर वो एसी ट्रेन नहीं है तो अगर 600 रुपए हर श्रमिक के ऊपर भी खर्च किए जाते तो तकरीबन 24 लाख मजदूर बिहार पहुंच जाते फ्री ऑफ कॉस्ट, इस 144 करोड़ रुपए एलईडी पर जो खर्च हुआ। और जो रेलवे ने कहा कि हमको एक रेलगाड़ी चलाने में 8 लाख रुपए का खर्च आता है, तो अगर 8 लाख के हिसाब से भी जोड़िएगा तो लगभग 1800 ट्रेन रेलवे चला सकता था इसी 144 करोड़ में। और 1800 ट्रेन में हर ट्रेन में 1200
मजदूर को सफर करने का जो एवरेज तय किया गया था उसके हिसाब से भी 21,60,000 मजदूर बिहार तक पहुंच सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन दुनिया तो वर्चुअल है और हम लोग एक वर्चुअल परिस्थिति में जा रहे हैं। अभी हम बिहार की वर्चुअल रैली देख रहे हैं। कल तक खबर आपके पास गुजरात की आएगी, किस विधायक को खरीदा गया नहीं खरीदा गया। उसके बाद आपके पास जानकारी मध्य प्रदेश की आएगी, वहां पर भी चुनाव होने हैं 22 सीटों पर, वह भी जानकारी आ जाएगी, वहां पर भी कितना खर्च हो रहा है। तो वर्चुअल दुनिया में कोई पैसे की कमी नहीं है। और जब हमने प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र जब किया कि 25,000 रुपए रोज पर खर्च होते थे, तो हमें लगा कि मौजूदा वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री पर कितना खर्च होता होगा। और आपको जानकर हैरत होगी कि प्रधानमंत्री की निजी सुरक्षा जो पर्सनल सिक्योरिटी है उस पे खर्च, एक दिन का खर्च 1,62,00,000 रुपए होते हैं। और यह जवाब पार्लियामेंट में सरकार की तरफ से ही दिया गया, कोई शर्म नहीं आई कहने में कि हां इतने खर्च होते हैं। साल भर का बजट बताया गया 592,50,00,000। यह साल भर का बजट है, यानी एक दिन में 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। और यह देश जैसे जैसे आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का खर्च बढ़ रहा है। मसलन पिछले साल खर्च था 5,40,00,000, उससे पहले खर्च था 3,85,00,000, जो अब बढ़ के 5,92,00,000 हो गया। यह लगातार बढ़ते चला जा रहा है। और यानी 25,000 तब का, आपके जहन में एक सवाल और होगा कि उस समय का 25,000 की कीमत आज कितनी होगी। हमने वह भी जोड़ा, क्योंकि सोने के हिसाब से दाम निकाला जाता है और सोने के हिसाब से निकाला तो तकरीबन 90-95 लाख के बीच में वह 25,000 तब के हैं जो 1960-62 के बीच का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं। तब जो सोने की कीमत थी और अब जो सोने की कीमत है उसके लिहाज से उस 25,000 की कीमत आज तकरीबन 1 करोड़ से कुछ कम, यानी 90-95 लाख के बीच में है। तो उस समय कोई कहने वाला था, इस समय कोई कहने वाला नहीं है। पहली स्थिति तो यह है। दूसरी स्थिति हमें लगा कि बिहार के भीतर भी झांक कर देखना चाहिए कि बिहार की अपनी स्थिति क्या है, जहां पर हम लोगों ने 144 करोड़ का एलईडी लगा दिया। बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम बिहार का सबसे कम है, लोएस्ट है। एक साल का वहां पर आय है 30,905। यह भारत सरकार का डाटा है। आईएमएफ का डाटा तो इसका आधा कर देगा, लेकिन भारत सरकार कहती है 30,905 बिहार की प्रति व्यक्ति आय, यानी एक दिन में 85 रुपए। बिहार का एक आदमी एक दिन में 85 रुपए के हिसाब से जीता है। और इस देश के भीतर की जब स्थिति आप टटोलना शुरू कीजिएगा तो वह बढ़ते बढ़ते जितनी भी जाएगी, लेकिन 1,62,00,000 निजी खर्चे पर, बाकी खर्चों का कोई जिक्र नहीं है जो प्रधानमंत्री के खर्चों का हम जिक्र कर रहे हैं। इसके दूसरे समानांतर में देखिए, इस देश के भीतर में तमाम योजनाएं रोक दी गई हैं। भारत के पास पैसा नहीं है। जो भी योजनाएं थी 2021 मार्च तक की सारी योजनाएं रोक दी गई हैं। जो भारत पेट्रोलियम है उसकी कीमत नीचे आ गई है। उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगभग 36% नीचे हो गया है, जिसको हम लोग सेल करने जा रहे थे। लगभग उसमें 4,500 करोड़ की कमी आई है। उसने भी कहा कि 150 करोड़ से नीचे के जो भी प्रोजेक्ट है बंद कर रहे हैं। भारत सरकार ने कहा कि हम किसी तरीके से जीएसटी का पैसा राज्यों को लौटाने की कोशिश करेंगे। वो पैसा कितना लौटाना है? फरवरी तक का पैसा राज्यों को लगभग 36,000 करोड़ का लौटाना है। उसके लिए भी जद्दोजहद हो रही है, किसी तरह हम कर देंगे। हर योजना पर रोक लगा दी गई है। जो 500 करोड़ से ज्यादा की योजना है मार्च 2021 तक रोक लगा दी गई। और भारत सरकार के पास पैसा नहीं है तो वो पैसा फिर उठाएगी। वही आरबीआई, वही नोट छपेंगे, वहां से बोरो किया जाएगा और 4 लाख करोड़ रुपए वहां से पैसे लिए जाएंगे। क्योंकि अप्रैल में जो राजस्व मिला है भारत सरकार को वह तकरीबन 27,548 करोड़ है। पिछले साल जो मिला था अप्रैल में वह तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा का था। तो इतना कम हो गया, यानी पैसा नहीं है। लेकिन हम लोग किसी भी दिशा में सोच नहीं पा रहे हैं कि पैसे की कमी तो है नहीं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि एक इस देश के भीतर में नया पार्लियामेंट बना दिया जाए, नया साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक बना दिया जाए। नई नई स्थितियां डेवलप की जा रही है कि लुटियंस की दिल्ली को खत्म किया जाए, मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली को सामने लाया जाए। और इसके लिए लुटियंस ने जो अपने तौर पर पार्लियामेंट बनाया था, या जो भी नॉर्थ साउथ ब्लॉक, और जब आप चलते हैं रायसीना हिल्स पर देखते हैं 20,000 करोड़ रुपए उसके भी उत्पादित किए गए हैं।
वह भी बन जाएगा। उस पर भी कोई रोक लगाने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगाने को तैयार नहीं है। और इस समानांतर में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिस पीएम केयर्स का जिक्र होता है, पैसा नहीं है लेकिन पीएम केयर्स में पैसा आ रहा है। यानी जितना पैसा कभी भी नेशनल डिजास्टर जो प्राइम मिनिस्टर के नाम पर होता है, राष्ट्रीय आपदा कोष, उसमें पैसा नहीं आया, उससे ज्यादा पैसा इस दौर में आ गया। हमने तमाम चीजें टटोलनी शुरू की कि जितनी भी रिपोर्ट्स है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो जानकारी दी नहीं गई, लेकिन जो भी पैसे दे रहा था वो लगातार खबरों की चीजें निकल कर आ रही थी कि आज इसने इतना पैसा दिया। हमने जब जोड़ना शुरू किया तो 2-3 तारीख यानी इस महीने की 3 तारीख तक की स्थिति यह आती है कि पीएम केयर में तकरीबन 9,690 करोड़ रुपए आ चुके हैं। लेकिन यह पैसा देता कौन है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके भीतर की। जो पैसा दिया जाता है उनको कहीं ना कहीं पैसा आने वाले वक्त में बनाना है, और उसके लिए स्टेट का एक वरदस्त चाहिए। और दूसरी स्थिति है कि सरकार के मंत्रालयों के पास पैसा नहीं है, अलग अलग योजनाओं पर वो रोक लगा रहे हैं, कोई नई योजना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो पैसा पीएम केयर में डाल रहे हैं। सरकारी संस्थाओं ने 5,339 करोड़ रुपए पीएम केयर में डाले, निजी संस्थानों ने 4,223 करोड़ रुपए डाले। और अगर इसको आप सिलसिलेवार तरीके से समझना शुरू करेंगे तो सरकारी संस्थाएं हैं, जो मंत्रालय के अधीन संस्थाएं हैं, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी है, जो सरकारी बैंक है, जो सीएपीएफ है, जो सरकारी तेल कंपनी है, सरकारी फाइनेंस कंपनी है, सरकारी शिक्षण संस्थान है, सब ने मिलाकर डाला है पैसा। उसके भीतर भी आएंगे, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें से 4,223 करोड़ रुपए जो आए हैं उसमें कॉरपोरेट घराने हैं, निजी संस्थाएं हैं, निजी दफ्तर हैं, निजी बैंक हैं, एनजीओ हैं, कुछ प्राइवेट कर्मचारी भी हैं अपने तौर पर कंपनियों के, उन्होंने भी दिए। स्पोर्ट्स से भी पैसा आया है तकरीबन 53 करोड़ 33 लाख रुपए। इसमें खिलाड़ी हैं, बीसीसीआई है, फुटबॉल क्लब है, फुटबॉल टीम है, फैंटासी स्पोर्ट्स ऐप है, उसने भी पैसा दिया। बॉलीवुड ने भी तकरीबन 37 करोड़ 55 लाख रुपए पीएम केयर में डाले हैं। इसमें बॉलीवुड के लोग हैं, स्टार्स हैं, तमाम एक्टर हैं, तमाम लोग हैं इस तरीके से। और इंडिविजुअल लेवल पे भी लगभग 26 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट ने सबसे ज्यादा 1,500 करोड़ रुपए दिए हैं। टाटा समूह की कंपनी जो टाटा पावर है वो 44,000 के कर्ज में डूबी हुई है। अब वो राइट इशू जल्दी लाने वाली है, ठीक उसी तरीके का राइट इशू जैसे एम्बानीज लेकर आए, रिलायंस लेकर आया, और उसने तकरीबन 53,125 करोड़ रुपए जुटा लिए। रिलायंस ने भी पैसा दिया है लगभग 500 करोड़ रुपए पीएम केयर में। अब आप देखिए ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जो संस्थाएं हैं उसने 925 करोड़ दिए, और उस संस्था के पास ही जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके पास अपने लिए चलाने के लिए पैसा नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए दिए, उसके यहां अपने जो सारे कर्मचारी हैं सबके जो डीए हुए जो होते हैं सब कट चुके हैं। स्टील सेक्टर है वहां से 500 करोड़ आ गया, वो कोई योजना नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि पैसा नहीं है। वित्त मंत्रालय के स्टाफ्स का 430 करोड़ रुपए आ गया। आदित्य बिरला ग्रुप ने भी 400 करोड़ रुपए दिए हैं, ओएनजीसी ने 300 करोड़ रुपए दिए, एनटीपीसी ने 258 करोड़ रुपए दिए हैं। और हर को आने वाले वक्त में पैसा इसी मार्केट से बनाना है जिस पे सरकार की सहमति होनी चाहिए, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। तो इस स्थिति में अगर ये स्थिति कभी भी राष्ट्रीय आपदा कोष को लेकर भी नहीं आई, राष्ट्रीय आपदा कोष में एवरेज अगर आप निकालिएगा तो 500 करोड़ से ज्यादा कभी पैसे आते नहीं थे साल में। पिछले साल जैसे 738 करोड़ आया, उससे पहले 486 करोड़ आया, उससे पहले 491 करोड़ आया, उससे पहले 751 करोड़, इस तरीके से आते गए। और फिलहाल लगभग 3,800 करोड़ राष्ट्रीय आपदा कोष में है। लेकिन यहां पर 9,000 जो आंकड़ा बताया 9,690 करोड़ 97 लाख रुपए पीएम केयर में यह पैसा आया है। यह एक साइकिल है इकोनॉमी की, जो एक वर्चुअल दुनिया है अपने तरीके की, जिसमें आप कैसे कमा रहे हैं, कैसे पैसा ला रहे हैं, किस रूप में चीज़ों को डेवलप करेंगे, कहां से कैसे आएगा। जबकि हम लोग जब इस स्थिति में आते हैं कि देश की इकोनॉमी अगर डामाडोल है और आपने सारी चीज़ें रोक दी है और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि जनता की दृष्टि से बात कीजिएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है। बारिश हो जाती है तो इस देश में गेहूं सड़ जाता है, लेकिन गेहूं को हम लोग भूखे लोगों तक पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। पिछले दिनों मौसम बिगड़ा उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में तकरीबन 4,19,000 टन गेहूं खराब हो गया। भोपाल में 12,000 टन, उज्जैन में 2 लाख टन, देवास में 47,000 टन, धार में 68,000 टन, शाहजहांपुर में 60,000 टन, राजगढ़ में 15,000 टन, विदिशा में 11,000 टन, झाबुआ में 4,000 टन, रायसेन में 2,000 टन गेहूं।
बर्बाद हो गया। छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, पारिया अंचल में, हरियाणा में भी, झज्जर में भी हुआ है, कोटा में भी 1.5 लाख टन क्विंटल गेहूं जो है वहां भी बर्बाद हुआ है। हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एफसीआई के गोडाउन्स तक भी नहीं है। लेकिन इस देश में एक दूसरी वर्चुअल दुनिया है। उस वर्चुअल दुनिया में सोचिए कि एयरपोर्ट को हम प्राइवेटाइज करने जा रहे थे, तो अडानी साहब हैं, उन्होंने बोली लगाई और उनको 6 एयरपोर्ट मिल गए। अब फिर से दोबारा 6 लगाने वाले हैं, लेकिन पुराना किस्सा सुन लीजिए। 6 एयरपोर्ट लगाए, लेकिन इन सब के बीच में एविएशन इंडस्ट्री की हालत खराब हो गई है। तो इन्होंने बोला कि हम सोचेंगे, यानी जिस फरवरी 2019 में जब आपने एविएशन पर बोली लगाई थी और 6 जगह आपको मिल गए थे, और उसमें नियम यह होता है कि लगभग 180 दिनों में, यानी अगले 6 महीनों में, यानी अगस्त 2019 तक आपको 1,500 करोड़ रुपए अग्रिम भुगतान कर ले लेना था, उनको हाथ में देकर ले लेना था। तो इन सब के बीच और 50 साल के लिए एयरपोर्ट फिर अडानी समूह का हो जाता। लेकिन कहा गया कि एविएशन में जितनी अनिश्चितता है, ऐसे में हम लोग लखनऊ, अहमदाबाद और मैंगलोर का जो एयरपोर्ट है, फिलहाल हम देखेंगे हमारे लिए संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि जो परफॉर्मेंस गारंटी होती है शुरू में 100 करोड़ रुपए हर एयरपोर्ट को देने की होती है। आपको 6 एयरपोर्ट मिले थे, तो 6 एयरपोर्ट के इन्होंने 600 करोड़ रुपए दिए। अब स्थिति ये आ गई है कि इन पे तो फाइन लग जाना चाहिए, लेकिन फाइन नहीं लग के यही स्थिति आएगी कि वो 100 करोड़ रुपए प्रति एयरपोर्ट ना लौटाए, यानी 300 करोड़ रुपए हम ना लौटाए। लेकिन जो बोली लगाई गई और जो 6 महीने, फरवरी में बोली लगी थी, अगस्त तक पैसा देना था, और आज की तारीख में दूसरा साल आ गया, दूसरे साल का भी अगस्त महीना आ जाएगा, और तब तक एक अनिश्चितता है। तो हमारे यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट को जो कौड़ियों के मोल दिया जाता है कॉरपोरेट्स को, और कॉरपोरेट्स अब अगर सत्ता के करीब हैं तो वह मनमानी तरीके से कह सकते हैं, और सत्ता भी कहती है ठीक है देखेंगे, जब अनिश्चितता है तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, मौजूदा वक्त का संकट है, सबके लिए समाधान खोजा जाएगा। तो ये एक वर्चुअल दुनिया है, इसमें किसी तरह का किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन कष्ट जनता को होता है। क्योंकि आखिरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जनता का पैसा, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आप समझिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में देश भर के जितने लोग भी पैसा डालते हैं, वह शेयर बाजार में कंपनियों को अपने हाथ में लेती है। 2018 मार्च में 326 कंपनियों में उसने पैसा लगाया था, और निवेश का जो वैल्यू था उस समय 5,81,676 करोड़। और मार्च 2020 में 326 कंपनियों की संख्या से घटकर 289 कंपनियों पर पहुंच गए, और जो निवेश का वैल्यू है वो घटकर 4,24,185 करोड़ हो गया। यानी निवेश का वैल्यू इस दौर में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा एलआईसी का घट गया। इतना ही नहीं, एलआईसी का जो अपनी लिस्टेड कंपनियों में जो उसकी ऑनरशिप है, वह अगर ध्यान दीजिएगा तो वह भी लगातार कम होते होते अब 3.8% पे आ गई है। एक वक्त ये 5% तक हुआ करती थी। तो किस तरीके से चीजें कम होती चली जा रही है। और लिस्टेड शेयर्स में जो एलआईसी की होर्डिंग्स है उसको भी समझिए, क्योंकि उसमें आपका पैसा लगा हुआ है, जिन्होंने भी एलआईसी कराई हुई है। 31 दिसंबर 2019 को 6 लाख करोड़ का था, जो घट के फिलहाल 4,24,000 करोड़ का हो गया है। मार्च तक की स्थिति है, अप्रैल मई तो बाद की बात है। तो इसका मतलब यह है कि जनता किधर जाए, जनता के सामने जो दुनिया है उस दुनिया से इतर एक सत्ता की दुनिया है, और उस सत्ता पे खूब खर्च है, उसके पास अपरंपार पैसा है, वो कुछ भी सोच सकती है, कुछ भी चीजें लागू करा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है, बेरोक टोक स्थितियां हैं। और इन स्थितियों में अगर हम लोग सफर को देखेंगे, इस देश के प्रधानमंत्रियों के सफर को देखेंगे, तो आपको यह भी जानकर हैरत होगी कि इस देश के प्रधानमंत्री में किसी का भी जिक्र कर लीजिए, नेहरू से लेकर, शास्त्री से लेकर मनमोहन सिंह तक, मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा खर्च मौजूदा वक्त के सत्ता पर ही हो रहा है, और वह भी सरकारी खजाने से हो रहा है। पता नहीं क्यों हमें याद आता है कि एक वाकई लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने किसी भी दुनिया के किसी भी देश के सामने हाथ फैलाने की अपने आप को खड़ा नहीं किया, चाहे खुद फटेहाल क्यों ना रहे। और देश में महात्मा गांधी ने तो कपड़े तक उतार दिए थे, जो स्थितियां थी कि हम एक लंगोट पहनकर ही चलेंगे। इस देश की स्थिति ऐसी है। लेकिन दूसरी तरफ रईसी का आलम क्या है, सिर्फ निजी सुरक्षा पर खर्च 1,62,00,000 का। यह है वर्चुअल दुनिया। और इस वर्चुअल दुनिया के भीतर में अब आने वाले वक्त में इस देश में लोकतंत्र भी वर्चुअल हो जाएगा, चुनाव भी वर्चुअल हो जाएंगे, और उसके लिए एक अपनी दुनिया रचा बसा ली गई है। उस रची बसी दुनिया के भीतर का मतलब एक ऐसी सत्ता है जिसके कोई सरोकार जनता से नहीं है, क्योंकि यहां खूब पैसा है, स्वर्ग है ये।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।